सो चैप्टर 10 कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो टॉपिक है हमारा गवर्नेंस एट द लोकल लेवल। अब हमने देखा था कि सरकार जो है कैसे सेंट्रल लेवल पे चलती है और कैसे स्टेट लेवल पे चलती है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होती है जो लोकल लेवल पे काम करती है। देखिए इंडिया जो है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही बड़ा कंट्री है, इस कारण से यहाँ पर दो तरह की यानी कि बाई कार्मल गवर्नमेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट भी हमारे छोटे नहीं हैं, तो एक स्टेट के अंदर हर पार्ट पे ध्यान दे पाना, इक्वली उसको डेवलप कर पाना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का उपयोग किया जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कौन सी होती हैं? जिसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि लोकल लेवल पर यानी कि उस पर्टिकुलर जगह पर काम करती हैं। अब हम बोलते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे भारत को पे राज कर रही है, पूरे भारत को देखती है। तो कैसे पॉसिबल इतने बड़े देश को देखना भाई? जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सरकार जो स्टेट को देखती है, तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेट है, कहाँ पॉसिबल है स्टेट को देखना। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना तो क्या पॉसिबल थोड़ी है इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को देखना। भाई कच्छ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, आप जहाँ रहते हो, कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, पॉसिबल नहीं है इक्वल डेवलपमेंट। उसके बाद तालुका पंचायत, तालुका भी बहुत बड़ी होती है, उस पर भी हर जगह पर ध्यान नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर प्रॉपर डेवलपमेंट एक विलेज की करनी हो हमें, तो हमें सबसे छोटी चीज़ यानी कि विलेज पंचायत पे आश्रित रहना पड़ता है, जिसको हम विलेज पंचायत बोलते हैं। वो विलेज को डेवलप करती है। अब देखो नीचे से ऊपर जाओ, हम ऊपर से नीचे आए तो थोड़ा दिक्कत पड़ी। विलेज पंचायत विलेज को डेवलप करेगी, तालुका पंचायत बहुत सारी विलेज को डेवलप करेगी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करेगी, स्टेट उस पूरी स्टेट को, यानी कि स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सब डेवलप हो जाएंगे तो स्टेट डेवलप हो जाएगी। तो जब हर एक स्टेट डेवलप होगी तो देश डेवलप हो जाएगा। यानी कि ये बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ मिलकर चलते रहते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विलेज पंचायत जो है विलेज में काम करती है। तो विलेज कब आगे बढ़ेगी? जब वहाँ के लोकल लोग उसमें शामिल होंगे, तब विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जो हैं वो देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करती हैं। नेक्स्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट द गवर्नेंस ऑफ द एंटायर नेशन फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, as the central government has too many responsibilities. The power is decentralized with the objective to timely solve various problems, needs, expectations, and aspirations of the people. By decentralizing the power, the administration can be carried out easily and efficiently. At the local level, the institute of local governance have emerged when the administration of a village, town, or city is carried out by the representative of the people elected by the locals in the local institution. Then such organizations are called institutes of local self-governance. For administrative efficiency of geographical regions, the responsibility and functions of the government are divided to the local organizations. Similarly, the municipality and municipal corporations are the institutes of local self-governance of urban area, and for villages one can find ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब बड़े देश के अंदर हर पार्ट को डेवलप कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, देश की सुरक्षा वो भी तो है मुद्दा, बहुत सारे दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना, तो बहुत सारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में हर एक पार्ट पे 5 साल में, आप सोचो कि हमारे देश के अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि अगर आप सरकार एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट पे भी काम करे ना, तो भी 5 साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना पहुंच पाए शायद। अगर गाँव की बात करें तो फिर तो बात ही छोड़ दो, 50 साल भी कम पड़ेंगे इस सरकार में। तो इसका मतलब कि बराबर मौका नहीं मिलेगा सरकार को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने काम किया कि नहीं किया?
तो लोकल लेवल पे काम हो इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं। अब सरपंच जो चुना जाता है कहाँ से चुना जाता है भाई? गांव में से ही चुना जाता है, गांव के लोगों में से ही एक को सरपंच बनाया जाता है। अब उस गांव की समस्याओं के बारे में सबसे अच्छे तरीके से उसी गांव का आदमी जानता होगा ना। जो आदमी उस गांव का नहीं, उसको क्या पता कि वहाँ क्या दिक्कत आ रही है? तो जिसको पता होता है, हम यानी कि सरपंच जो चुनते हैं, वो व्यक्ति उस गांव की समस्याओं को, उसकी जो डेवलपमेंट में ध्यान देता है। और हर एक गांव के अंदर एक सरपंच होता है, वो सरपंच उस गांव को डेवलप करता है। जब वो उस तालुका का हर एक गांव डेवलप हो जाएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट की हर एक तालुका डेवलप हो जाएगी। अब उस डिस्ट्रिक्ट की हर एक तालुका डेवलप हो गई तो उस स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो जाएगा। तो जब हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप हुआ स्टेट का, तो स्टेट डेवलप हो जाएगी, और जब स्टेट डेवलप हुई तो देश डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं डेवलपमेंट की तरफ। Institutions of local self-governments give the training which is available for election, voting, duties, responsibilities, administration and ruling and opposing parties. It gives an opportunity of self-development as all the policies are implemented at the local level first. It gives a chance to improve the lacunas at the upper levels too. Therefore, local self-rule organizations are known as the training schools and laboratory of constitutional improvement in a democracy. In 1992, in the entire country, similar Panchayati Raj and urban institutions of local self-governments came into existence. अब जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, लोकल लेवल पे चलने वाली, भले वो तालुका पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, विलेज पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये सब जो हैं, इन सब को ट्रेनिंग स्कूल्स भी कहा जाता है। क्योंकि देखो, अब डायरेक्ट कोई व्यक्ति अगर सीधा प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए अप्लाई करे और उसको प्रधानमंत्री की पोस्ट में पहुंचा भी दे, उसको तो चलाना एक गाँव भी नहीं आता है, तो पूरे देश को कैसे चलाएगा? फ़ोन तो मना बोला लाने के लिए। तो जब हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी नई फील्ड में जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग ली जाती है, पता है ट्रेनिंग। तो जब कोई व्यक्ति स्टेट लेवल पे या फिर कंट्री लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कोई नेता चुना जाता है, तो वो किस लिए चुना जाता है? ताकि वो देश की ग्रोथ के लिए, स्टेट की ग्रोथ के लिए काम कर सके। अगर उसको अपने काम का तजुर्बा नहीं है तो क्या वो कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। तो तजुर्बा जो है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। यानी कि अगर वो व्यक्ति स्टार्टिंग में सरपंच बना होगा, फिर वो सरपंच से आगे बढ़कर तालुका पंचायत का हेड चुना गया होगा, फिर शायद डिस्ट्रिक्ट पंचायत में पहुंचा होगा, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा मंत्री बना होगा कोई, फिर वो देश के अंदर पहुंचा होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो यानी कि ये जो 5 पड़ाव उसने जो पार किए, उसके बाद उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मुझे काम किस प्रकार करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर जानकारी, यानी कि किस प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि कैसे देश का भला हो सकता है, इम्प्रूवमेंट, वो सब चीज़ों की जानकारी उसे मिल जाएगी, थोड़ा उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर वो आगे चुना जाएगा, तो देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को ट्रेनिंग स्कूल्स भी कहा जाता है, या फिर लेबोरेटरी मतलब जहाँ पर चीज़ें तैयार की जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग स्कूल्स या फिर लेबोरेटरी की तरह हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? अगर देखो भाई, अब आई एम जस्ट अ टीचर, अब मुझे तुम प्रधानमंत्री के पद पे बिठा दो, तो मुझे क्या पता कि क्या करना है, कैसे करना है? तो मैं हर एक चीज़ पूछ के करूँगा, ठीक है। अब इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद मैं हर चीज़ दूसरों के दिमाग से करूँगा, तो ठीक नहीं। तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। आज जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, तो छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है ना एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं भी नौकरी के लिए जाते हो तो 1-2 साल का, कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस तो मांगा जाता है। तो इतनी बड़ी पद के लिए क्या हम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? हो गए। तो इसीलिए इनको हम कह सकते हैं ट्रेनिंग स्कूल्स। 1992 में 1992 के अंदर पूरे भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम लागू पड़ा, जिसके मुताबिक जो गांव हैं वहां पर तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत चुनी जाएगी, और
जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रूल करेगी। आपने ये शब्द सुने होंगे, म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो शहर बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उनके अंदर होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो शहर छोटे होते हैं वहाँ पर होती है म्यूनसिपैलिटी। गांव में ग्राम पंचायत, तालुका में तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज के 3 टियर स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स एट द रूरल लेवल, यानी कि गांव की बात करेंगे। तो गांव की बात की जाए तो रूल जो है वो कैसे किया जाता है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा, जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअली जॉइंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यानी कि देखिए, गांव का विकास होगा तभी पूरी तालुका का विकास होगा, पूरी तालुका का विकास होगा तभी पूरे डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा। तो यानी कि वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। At all the levels of the Panchayati Raj, in order that local developmental tasks, schemes and welfare-oriented programs are carried out efficiently, these organizations are provided with the required funds and means. अब भाई सरपंच तो चुना गया, लेकिन वो अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स चला रहा है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा ऊपर से आता है, सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचता है। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट सरकार को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को देती है, वो अपनी तालुका पंचायत को देती है, वो आगे विलेज पंचायत को देती है। ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम, जैसे गांव में पक्के रोड बनाए जाते हैं, गांव में पानी की सुविधा दी जाती है, गटर सिस्टम दिया जाता है, तो सब चीज़ों के लिए पैसा सरकार से दिया जाता है ग्रांट के रूप में। देयर इज चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वेरियस चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का एक चीफ होता है, फिर चेयरमैन्स होते हैं अलग अलग कमिटीज़ के। वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं चीफ ऑफिसर। क्या कहा जाता है उसको? चीफ ऑफिसर, या फिर चेयरमैन कहते हैं, उसको कहते हैं चेयरमैन। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, डीडीओ। डीडीओ का फुल फॉर्म आपने बहुत सारे कभी आते जाते देखना, कोई गाड़ी गुजरे उसके आगे लिखा होगा डीडीओ। डीडीओ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। क्या है वो? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एंड द मेन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उस एरिया का, वहाँ पर उसका ऑफिस होता है। सिमिलरली द लीडर ऑफ द इलेक्टेड विंग ऑफ द तालुका पंचायत इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। और तालुका पंचायत का हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, देखो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक उसका हेड कौन होता है और एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है। हेड मतलब जो चुना जाता है वोटिंग के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मतलब जो सरकार के द्वारा भेजा जाता है वहाँ देखने के लिए। हमने देखा था ना कि सरकार में गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नर अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग पे नज़र रखने के लिए। वैसे ही तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की वर्किंग के नज़र रखने के लिए डीडीओ, टीडीओ होते हैं। डीडीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और टीडीओ मतलब तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पे तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। एट द लोअर लेवल सरपंच इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। और लोकल लेवल पे आप बात करो, गांव में कौन होता है हेड? सरपंच। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? तलाटी। सुना है ना, इसको हम बोलते हैं तलाटी। उसको यहाँ पर हम यहाँ पढ़ेंगे हम लोग तलाटी कम मिनिस्टर। एंड ही हैंडल्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंचायत। मेरी बात समझ में आई? तो तीनों लेवल पर एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो चुना जाता है लोगों के द्वारा, वोटिंग के द्वारा। गांव के लोग मिलकर किसको चुनते हैं? सरपंच को। सरपंच गांव को चलाता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक अधिकारी होता है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बोलते हैं, वो होता है तलाटी। समझ गए?
वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, तालुका में तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये सब होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स। द विलेज इन विच द इलेक्शन एंड द सरपंच आर unanimously elected are declared as समरस विलेजेस एंड दे आर ऑनर्ड बाय अ प्राइस। अब देखिए, एक चीज़ आपको ये भी पता हो कि जब इलेक्शन होता है बहुत खर्चा होता है इलेक्शन के ऊपर। ये नेता लोग इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, खर्चा होता है, स्टेज लगाया जाता है, ये नेता एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, रोड शो निकालते हैं, तो इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर किसी गांव के अंदर मिलजुल कर सरपंच चुन लिया जाए बिना इलेक्शन के, तो उसको कहा जाता है समरस विलेज या समरस पंचायत। समरस पंचायत मतलब सबकी सहमति से चुनी गई पंचायत। समझो ये हमारा गांव है, अब हम सब ने देखा कि हमारे गांव में ये व्यक्ति बहुत अच्छे से काम करता है या करती है, हमने इसको बना दिया सरपंच। अब हमने देखा अभी 5 इसके साथ जो मेंबर्स देने हमको, वो हमने अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर दिया। इससे आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, ये बोल रहे हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे, हमारे गांव के लिए काम, और अच्छे से काम करते हैं, तो फिर हमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? जब हम काम करने वाला व्यक्ति काम कर रहा है, बस बात करें। तो यहाँ पर इलेक्शन पे खर्चा बचेगा ना, वरना क्या होगा, तुम अपना प्रचार करोगे, तो पैसा वेस्ट होगा। तो इस प्रकार पैसे की वेस्टेज बचती है, नहीं होती है। तो सरकार इस बात से खुश होकर ऐसी पंचायत को कुछ इनामी राशि भी देती है, इनाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्शन का खर्चा बचाया, तो इनको प्राइज दिया जाता है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर आप जो एक ग्राफ देख रहे हैं इसी पेज पे, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें एग्जीक्यूटिव और 2 तरह के आते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर आती है हमारी सेंट्रल लेवल की सरकार, फिर स्टेट लेवल और लोकल सेल्फ। आ गया तीनों। इसमें इस तरफ आप देख रहे हो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर लिखा गया है, दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब तक हम लोग नाम ले रहे थे ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वगैरह, तो ये दोनों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनमें एक रूरल गवर्नमेंट होती है, एक अर्बन होती है। रूरल मतलब गाँव में, अर्बन मतलब शहरी सरकार। और इस तरफ आप देख रहे हो दीज आर द लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, यानी कि जो नेता जो कि हमारे रूल्स बनाने के बाद उनको लागू करने का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा चार्ट दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके नीचे तालुका पंचायत, उसके नीचे ग्राम पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का हेड होता है, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसके नीचे होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? डीडीओ। तालुका पंचायत में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स, और इसका हेड क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड टीडीओ। वैसे ही ग्राम पंचायत में होता है सरपंच और डेप्यूटी सरपंच, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? तलाटी कम मिनिस्टर। समझे मिस्टर? अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हम फिनिश कर देंगे। As per the 74th constitutional amendment, the urban areas were provided with the Urban Institute of Self-Governments as per the population of the area. At first level there is municipality, at the second level there is municipal corporation, and at the third level there is Mahanagar, mega city nigam. In all the 3 wings of the Urban Institute of Self-Governance, a mayor is elected from the majority wing. Apart from this, there are chairmen of various committees and corporators as per various wards. Ward-wise reservation for women and reserved caste are maintained. Various committees carry out various responsibilities of many fields in a decentralized manner. City planning, land reforms, roads, bridges, flyovers, bridge construction, water management, sewage management, civil development, environmental facility, fire department service, education, health, culture and entertainment, cityscape development,
development of morgue, crematorium, graveyard, removal of slum, overall development, etc. carried out by the Urban Institute of Self-Governance. All are managed by funds collected from people under the PPP, यानी कि Public Private Partnership, as well as the taxes collected from the people and government grants. The administrative head of the municipal corporation is known as the municipal commissioner. Under him, there are zonal heads having technical and administrative knowledge and various officers. When a cordial relation is established between the elected wing and the administrative wing, then many works can be carried out relating to the welfare of the people. अब बताया गया है कि अर्बन इंस्टीट्यूट्स यानी कि शहरों के अंदर पॉपुलेशन के आधार पे बांटा जाता है। किसके आधार पे? पॉपुलेशन के आधार पे। वैसे अब तक दो ही तरीके की लोकल गवर्नमेंट होती थी शहरों के अंदर, जो मैंने बताई, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन अभी यहाँ पर तीन तरह की सरकार बताई गई है जो कि शहरों को देखती है। जो बिल्कुल छोटे शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी होती है, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, और जो बिल्कुल बड़े शहर होते हैं वहाँ महानगर मेगा सिटी निगम होती है, यानी कि महानगर पालिका। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी हुई यहाँ पर। म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और महानगर मेगा सिटी निगम है। अब इसमें जो लीडर होता है इनका, उसको शहर का मेयर कहा जाता है। आपने शब्द सुना होगा, शहर का मेयर होता है। और मेयर के साथ दूसरे बाकी लोग जो होते हैं, उसमें कोई चेयरमैन होता है अलग अलग कमिटीज़ का, यानी कि अलग अलग कमिटीज़ होती हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, अलग अलग मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वैसे यहाँ पर अलग अलग कमिटीज़ होती हैं और उनके अलग अलग चेयरमैन बनाए जाते हैं। और वुमेन और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए यहाँ पर सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं। जो पिछड़ी जाति के लोग, SC ST OBC वाले, उनके लिए यहाँ पर सीट्स रिजर्व होती हैं। महिलाओं के लिए भी सीट्स रखी जाती हैं और अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती हैं ताकि वो अलग अलग फील्ड में काम कर सकें, क्योंकि आपको पता है शहर भी बड़े होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग फील्ड को देखने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। अब उसमें बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि कॉमन चीज़ों की बात की जाए तो शहरों में अच्छे रोड्स होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, आपके घूमने फिरने के लिए गार्डन्स की सुविधा होनी चाहिए। फिर ग्रेवयार्ड यानी कि जो मर जाते हैं लोग, शमशान घाट वगैरह, वो भी अच्छी सुविधाएं उसकी भी होनी चाहिए। फिर जो स्लम एरिया जो होता है, जहाँ पर झोपड़पट्टी, जहाँ पर बिल्कुल झोपड़ियाँ बनी होती हैं, लोग रहते हैं, उस चीज़ को अब एक शहर है उसके अंदर झोपड़ियाँ बनी हुई है, तो शहर में एंट्री के टाइम भी झोपड़ियाँ बनी हैं, तो कैसा इंप्रेशन रहेगा किसी के ऊपर? ख़राब रहता है। तो वो सब चीज़ों को देखना, ये सब काम किया जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के द्वारा। म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह यही काम करती है। अब ऐसा होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि इसमें पैसा भी तो लगेगा, तो कहाँ से आता है? जो टैक्स लिया जाता है, लोग टैक्स भरते हैं उससे, या फिर PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स के द्वारा। सरकार ऊपर से, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ना, वो भी पैसा भेजती हैं, उसको कहा जाता है ग्रांट। क्या कहते हैं उसे? ग्रांट। अब हम बात करते हैं हेड की। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमने देखा कि वैसे इसका हेड होता है मेयर, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये भी याद रखना कौन से हेड की बात कर रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की, वो होता है म्यूनसिपल कमिश्नर। क्या होता है? म्यूनसिपल कमिश्नर। अब इसके साथ दूसरे भी काफ़ी सारे नीचे लोग काम करने वाले होते हैं। अब अगर ये सब लोग मिलकर काम करें तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की लोगों की होती है।